हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल पे स्वागत है। इस सीरीज के अंदर हम इकोनॉमी के 550 क्वेश्चंस हैं जो कि करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक सर्वे और बजट 2022-23 से रिलेटेड हैं। विवेक सिंह सर के द्वारा बनाए गए थे। विवेक सिंह सर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इनके द्वारा ये 500 क्वेश्चन बनाए गए हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको बीच में क्वेश्चन में टाइम दूंगा, आपको खुद से क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, वीडियो को पॉज करना है, अटैम्प्ट करें खुद से, फिर आंसर मैच करें, फिर कुछ दिन बाद इनको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, टेस्ट सीरीज से भी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन हैं ये, तो इनको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी होगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो आप अटेम्प्ट कीजिए। जीडीपी से रिलेटेड है इंडिया की। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज पार्ट ऑफ इंडिया जीडीपी। इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सी एक्टिविटी है वो इंडिया की जीडीपी का हिस्सा है। स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है, एक्टिविटीज इन इंडियन एम्बेसी एंड कॉन्सुलेट इन अदर कंट्रीज। सेकेंड स्टेटमेंट है, एयर इंडिया सर्विसेज बिटवीन 2 डिफरेंट कंट्रीज। थर्ड स्टेटमेंट है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ रेजिडेंट ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल वाटर। तो फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो है, परचेज ऑफ मूवी टिकट्स बाय फॉरेनर्स इन इंडिया। तो आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी एक्टिविटी है वो इंडिया की जीडीपी का हिस्सा है। तो आप खुद से अटेम्प्ट करिए। देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है कि जो इंडिया की एम्बेसी है दूसरे कंट्रीज में, वो क्या इंडिया की जीडीपी का हिस्सा है। पहली बात तो इंडिया की जीडीपी क्या होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है इंडिया का। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये क्या होता है, इट इज फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री इन ए ईयर। जनरली जो टाइम पीरियड होता है वो हम 1 साल का रखते हैं। तो जीडीपी क्या होती है कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कितना फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किया गया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ किसने प्रोड्यूस किया है। ये ज़्यादा जरूरी नहीं है कि किसने प्रोड्यूस किया है, ये जरूरी है कि हमारे देश के अंदर कौन कौन प्रोड्यूस कर रहा है और जो डोमेस्टिक टेरिटरी है वो उसका क्या क्या हिस्सा है। ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि डोमेस्टिक टेरिटरी का क्या क्या पार्ट है इनमें से ही, तो वो चूज कर लोगे आप तो ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो ये पहला स्टेटमेंट कहता है कि जो इंडियन एम्बेसी है और कॉन्सुलेट है दूसरे कंट्रीज में, वो इंडियन एक्टिविटीज का हिस्सा है, उसको हम इंडियन एक्टिविटीज का हिस्सा मानते हैं, उसको इंडिया की जीडीपी में हम काउंट करते हैं। दूसरा क्या है, एयर इंडिया की सर्विस है वो 2 कंट्रीज के बीच में है, यानी कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में जा रही है, तो वो इंडिया की एयर इंडिया की कंपनी है, तो उसको इंडिया की जीडीपी में काउंट करते हैं हम। ये भी इंडिया की जीडीपी का हिस्सा है। ये भी है इकोनॉमिक एक्टिविटी। थर्ड स्टेटमेंट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ रेजिडेंट ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल वाटर। इंटरनेशनल वाटर के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी जो इंडियन रेजिडेंट करेंगे वो क्या हमारी जीडीपी का हिस्सा होगी, तो ये हमारी जीडीपी का हिस्सा होती है। इंटरनेशनल वाटर हम देख चुके हैं यूएन क्लॉज के अंदर कि ये देखो, हमने यूएन क्लॉज देखा था। ये हमारी शोर लाइन है, जैसे इंडिया की ये शोर लाइन है, ये शोर लाइन, ठीक। तो इससे 12 नॉटिकल माइल में क्या था, टेरिटोरियल वाटर था। फिर उसके बाद में 12 नॉटिकल माइल में क्या था, कॉन्टिग्यूस जोन था। ये वाला एरिया जो कॉन्टिग्यूस जोन था ये टेरिटोरियल वाटर। उसके बाद में यहाँ से हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आया था 200, जो बेस लाइन से है कितना है 200 नॉटिकल माइल तक क्या है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, वहाँ तक की जीडीपी भी इंडिया का हिस्सा होगी। और उसके बाद वाला जो 200 नॉटिकल माइल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाद वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल वाटर या ओपन सीज बोलते हैं। उसके अंदर यानी कि ये सब कंट्रीज का है ओपन सीज। इसके अंदर यदि इंडियन भी
कोई इंडियन इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है तो वो इंडिया की जीडीपी का हिस्सा माना जाएगी, वो उस देश के नागरिकों की जीडीपी का हिस्सा माना जाएगी जिस देश में वो रेजिडेंट रह रहे हैं। तो परचेज ऑफ मूवी टिकट, अगला जो स्टेटमेंट है फोर्थ है वो है परचेज ऑफ मूवी टिकट्स बाय फॉरेनर्स इन इंडिया। तो मूवी किसने बनाई है? इंडियंस ने बनाई है। उसका जो रेवेन्यू है वो किसके पास जा रहा है? गवर्नमेंट के पास, इंडियन के पास ही जा रहा है। तो इंडिया का जीडीपी का हिस्सा होगी एज ए टाइप ऑफ एक्सपोर्ट, हम देख सकते हैं इसको। तो ये सारे के सारे इंडिया की जीडीपी का हिस्सा माने जाते हैं। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका आंसर डी फॉर दिल्ली है। ऑल ऑफ द अबव आर पार्ट ऑफ इट। सॉल्यूशन देखते हैं इसमें कि जीडीपी के बारे में बताया हुआ है। जीडीपी इज टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री इन ए स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। ये हम देख चुके हैं, इन ए फाइनेंशियल ईयर लिया जाता है। और इसमें ये कंसेप्ट बताया गया है कि डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री में किस किस को इंक्लूड करते हैं हम। तो हमारा जो पॉलिटिकल फ्रंटियर हम देख चुके हैं, वो जो लैंड बाउंड्री है इंडिया की वो सारा का सारा इसमें आएगा। जो पॉलिटिकल फ्रंटियर है वो हमारा हिस्सा आएगा। डोमेस्टिक टेरिटोरियल वाटर भी इसका हिस्सा आएगा, ठीक है। तो शिप और एयरक्राफ्ट जो कि इंडियन के रेजिडेंट के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा माना जाएगा, ठीक। फिशिंग वेजल, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, देन द फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स जो कि हमारे देश के रेजिडेंट्स के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा माना जाएगा। और एम्बेसीज हैं, कॉन्सुलेट है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, वो सारा हिस्सा माना जाएगा। और हमारे देश के अंदर जैसे कि यूएस की एम्बेसी है तो उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे, और इंडिया की यूएस में है तो उसको हम इंक्लूड करेंगे, ठीक। देन डोमेस्टिक टेरिटरी वाला देख लिया हमने। ये मूवी वाला हमने देख लिया है कि वो इंडियन का पार्ट होगा। इसका पहले क्वेश्चन का आंसर डी फॉर दिल्ली है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड कहता है किससे रिलेटेड है? अगेन जीडीपी से रिलेटेड है। तो ये इस क्वेश्चन में डिस्कस किया गया है। पहले आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। इस क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट मेथड ऑफ जीडीपी कैलकुलेट करने के होते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से मेथड है? वैल्यू एडिशन मेथड है, कंजप्शन मेथड है और फैक्टर ऑफ इनकम वाला मेथड है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है कि कहता है कि जीडीपी इज द वैल्यू एडिड बाय ऑल द फर्म्स इन द इकोनॉमी। तो ये हम जानते हैं कि वैल्यू एडिशन के द्वारा है। तो ये वैल्यू एडिड मेथड के द्वारा हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। तो उसके अंदर क्या है? वैल्यू एडिड, कितना फर्म्स ऐड करती हैं इकोनॉमी के अंदर वो सब इसमें इंक्लूड करते हैं। सो इट इज जीडीपी इज वैल्यू एडिड बाय ऑल द फर्म्स इन द इकोनॉमी। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। दूसरा है इट इज ए फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। ये भी सही है। अभी हम देखे थे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में देखे थे कि जीडीपी इज द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी इन ए ईयर। थर्ड कहता है कि इट इज सम टोटल ऑफ द फाइनल कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड हाउस होल्ड सेक्टर। ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है ये हम इसको सॉल्यूशन में देखते हैं। चौथा स्टेटमेंट क्या कहता है? जीडीपी इज द इनकम रिसीव्ड बाय द फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो जीडीपी हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से जाएंगे तो इट इज इनकम ऑफ ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। उनकी सारों की इनकम को मिला दें तो हमारे पास क्या बन जाएगी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन जाएगी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 4। 1, 2 एंड 4। सी फॉर कैलकाटा इसका आंसर है सी। सो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन जीडीपी हमने देख लिया इसके द्वारा, वैल्यू एडिड मेथड वाले जो सबको पता होता है। एक्सपेंडिचर मेथड से देखेंगे तो जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। जो सेकंड स्टेटमेंट है, थर्ड स्टेटमेंट है, तो उसके अंदर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इंक्लूड नहीं किया गया है, बाकी सब इसमें इंक्लूड किया गया है। तो इसमें सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम सबको पता होता है जीडीपी के बारे में। तो ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखो। ये पूछा गया है, मेंस में भी पूछा गया है ये फॉर्मूला। देन सी इज कंजम्पशन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट, ये सारा इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। प्लस एक्स माइनस एम इज नेट एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये सारा एक्सपेंडिचर मेथड के द्वारा हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। इनकम मेथड में हम क्या है कि इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से हैं? लैंड, लेबर, एंटरप्राइज एंड कैपिटल। तो लैंड पे क्या मिलेगा? रेंट। लेबर को क्या मिलता है? वेजेस। देन एंटरप्राइज तो रिस्क, तो यानी कि रिस्क लिया तो उसने उसको मिलेगा प्रॉफिट। इसको इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल पे।
ये सारों की जो इनकम है हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीडीपी आ जाएगी। जीडीपी का मेथड चेंज किया गया था 2015 के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा। तो हम अब ग्रॉस वैल्यू एडिशन मेथड के द्वारा जीडीपी निकालते हैं और मार्केट प्राइस पे जो वैल्यू होती है जीडीपी की उसको हम जीडीपी मानते हैं। और बेस ईयर कितना चेंज कर दिया गया था, 2011-12 कर दिया गया जीडीपी के लिए। 2011-12 जीडीपी का बेस ईयर है कैलकुलेट करने के लिए। थर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए आप लोग, कैपिटल गुड्स से रिलेटेड है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कहता है, कैपिटल गुड्स आर द फाइनल गुड्स। ये क्या है, फाइनल गुड्स होते हैं, ये हम सभी जानते हैं, कैपिटल गुड्स आर द फाइनल गुड्स, ये बिल्कुल सही बात है। दे आर नॉट यूज्ड एज एन इनपुट, ये गलत बात है। दे आर यूज्ड एज इनपुट। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल गुड्स जैसे कि मशीन बनाई है, दूसरी जो मशीन बना रही है, ठीक है, पेन बनाने की मशीन बनाई है, तो वो क्या है, कैपिटल गुड है, तो उसको इनपुट की तरह यूज किया जा रहा है पेन बनाने के लिए। तो स्टेटमेंट फर्स्ट रॉन्ग हो गया हमारा। स्टेटमेंट टू, इंटरमीडिएट गुड्स आर कैपिटल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स आर कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, कैपिटल गुड्स होते हैं वो फाइनल गुड्स होते हैं। कैपिटल गुड्स आर फाइनल गुड्स। तो दोनों स्टेटमेंट यहां पे रॉन्ग है, इसका आंसर डी फॉर दिल्ली है। तो गुड्स दो प्रकार के होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट एंड फाइनल, तो फाइनल गुड्स को भी हम कंजप्शन गुड बोलते हैं और कैपिटल गुड बोलते हैं। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, दे आर फाइनल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या है, वो फाइनल गुड्स हैं और उनको इनपुट ऑफ प्रोडक्शन में उनको इनपुट की तरह यूज किया जाता है। इंटरमीडिएट गुड क्या होते हैं, जैसे कि रबर की सीट है, रबर के टायर है, रबर टायर है, उसको हम गाड़ी में यूज करते हैं, कार में। जैसे कि सीट है, स्टील की सीट है, उसको हम स्टील के बर्तन बनाने में यूज करते हैं, फिर स्टील की चीजें बनाने में यूज करते हैं। तो इंटरमीडिएट गुड्स आर सेमी फिनिश्ड गुड्स, और उनको यूज किया जाता है दूसरे प्रोडक्ट बनाने में, और वो इस प्रोसेस में गेट कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स आर कन्वर्टेड इनटू द फाइनल गुड्स। तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन कहता है, आप देखिए इसको अटेम्प्ट कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर नॉट काउंटेड इन इंडिया की जीडीपी में काउंट नहीं किया जाता है किसको। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंडिया की जीडीपी में कौन काउंट नहीं किया जाता है। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, स्टेटमेंट फर्स्ट बोलता है इनफॉर्मल सेक्टर एक्टिविटी काउंट होती है या नहीं। इनफॉर्मल सेक्टर एक्टिविटी भैया काउंट होती है जीडीपी कैलकुलेशन में। इसको हम इनफॉर्मल सेक्टर एक्टिविटी लगभग 30% हमारी जीडीपी का हिस्सा होती है। 30% ऑफ जीडीपी इज फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर से जो जीडीपी है उसको हम एक्यूरेटली तो नहीं काउंट कर सकते, लेकिन उसके लिए हम एक अंदाजा लगाते हैं, उसको बोलते हैं एक्सट्रापोलेशन एक्सरसाइज होती है, वो ग्राफ से उसको एक्सट्रापोलेट कर लेते हैं। तो मैथमेटिकल मॉडल का यूज करते हुए वो लोग इसको एक अंदाजा लगाते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर एक्टिविटी को कैलकुलेट किया जाता है। री एक्सपोर्ट्स, दूसरा स्टेटमेंट है री एक्सपोर्ट। इससे पहले पता होना चाहिए आपको री एक्सपोर्ट होता क्या है। री एक्सपोर्ट बेसिकली क्या होता है, री एक्सपोर्ट पहले तो आपको पता है कि ये इंडिया की जीडीपी में काउंट होता है या नहीं होता है, ये बाद में पता करेंगे, पहले देखते हैं री एक्सपोर्ट क्या होता है। ठीक है, री एक्सपोर्ट यानी कि एक्सपोर्ट, री और एक्सपोर्ट यानी कि हम पहले इंपोर्ट कर रहे हैं किसी चीज का, कोई मान लो मशीन है उसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया के अंदर चाइना से, ठीक, फिर हम इसको यहाँ से फिर वापस एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं, श्रीलंका को एक्सपोर्ट कर दिया हमने इसको डायरेक्टली, श्रीलंका को फिर एक्सपोर्ट कर दिया, तो इसको बोलेंगे री एक्सपोर्ट। इस मशीन को हम यहाँ पे केवल इंडिया में केवल और केवल टेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कोई वैल्यू एडिशन नहीं है, केवल टेस्टिंग का काम है। टेस्टिंग पे हम क्या है, इस मशीन को चला के देख रहे हैं चल रही है या नहीं, इसके सारे पुर्जे सही से काम कर रहे हैं या नहीं। तो उस पे टेस्टिंग पे हम क्या करते हैं, एक मार्जिन चार्ज करते हैं, मार्जिन या फीस लेते हैं। तो वो जो फीस है वो इंडिया की जीडीपी में काउंट होती है, वो इंडिया के अंदर टेस्ट किया जा रहा है तो उसके अंदर वो इंडिया की जीडीपी में वो फीस काउंट होती है। तो इनफॉर्मल सेक्टर एक्टिविटी भी जीडीपी में काउंट होती है और री एक्सपोर्ट भी इंडिया की जीडीपी की कैलकुलेशन का हिस्सा है। तो इसका आंसर सी फॉर कैलकाटा है, ये दोनों इसमें काउंट होता है।
फिफ्थ क्वेश्चन ये हम देख चुके हैं। देन फिफ्थ क्वेश्चन, ये आप इसका आंसर पढ़ना चाहते हो तो इसको पॉज करके पढ़ सकते हो स्लाइड को। नॉट काउंटेड था, इसका आंसर डी फॉर दिल्ली है। नॉट काउंटेड पूछा था, ये दोनों काउंट होती है, तो नॉट काउंटेड पूछा था तो डी फॉर दिल्ली इसका आंसर है। ठीक है, दोनों ही काउंट होती है। इस तरह की मिस्टेक्स एग्जाम में कर सकते हैं हम। नोट को पढ़ते नहीं है बहुत बार, तो वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आराम से टाइम लेके क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, तब जाके वो सही होगा। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, 0.66 नंबर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिफ्थ क्वेश्चन पढ़िए आप। इफ इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ देन इनमें से कौन सा मस्ट होल्ड ट्रू। यदि हमारा कंट्री में ग्रोथ हो रहा है तो इनमें से कौन सा मस्ट होल्ड ट्रू है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, इसका मतलब यह है कि आप अटेम्प्ट कर लीजिए, टाइम देके इसको पॉज कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, इसका मतलब रियल जीडीपी इंक्रीज हो रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है कि रियल जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, तो रियल जीडीपी इंक्रीज होगा। ठीक, तो ये बात सही है। अब रियल जीडीपी कितने से इंक्रीज हो रहा है ये जरूरी नहीं है। वो 10% से पहले इंक्रीज हो रहा था, पिछले साल 10 से हो रहा था, इस साल 7% से इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो रेट है वो जरूरी नहीं है कि बढ़ता हो, वो कम भी हो सकता है, कम भी होगा। रेट ऑफ इंक्रीज कम हो रहा है तब भी, यानी कि पहले 100 से कितना बढ़ के हुआ, 115 हुआ पिछले साल। इस साल क्या है, वो बढ़ के कितना हो गया, 115 से 117 ही हुआ। ठीक है, तो यहां पे जो रेट है वो क्या है, इसका अलग रेट होगा, इसका अलग रेट होगा। तो रेट ऑफ इंक्रीज है वो तो अलग है, लेकिन जीडीपी एक्चुअल में क्या है, इंक्रीज हो रही है। तो ये स्टेटमेंट थर्ड गलत हो जाएगा। विल इंक्रीज, इट विल नॉट, इट मे इंक्रीज और मे नॉट इंक्रीज। तो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रियल जीडीपी मे इंक्रीज और मे नॉट इंक्रीज। तो स्टेटमेंट थर्ड गलत हो गया, तो इससे हमारा एलिमिनेट कर देंगे, तो थर्ड गया, तो सी तो आंसर नहीं हो सकता, फर्स्ट आंसर होगा। ठीक, अब फर्स्ट आंसर हो सकता है ए ही हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, सी नहीं हो सकता, डी हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, जरूरी नहीं है। जॉबलेस ग्रोथ हमने देखा था, ये भी कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि मशीन का यूज करके हम एम्प्लॉयमेंट कम भी कर सकते हैं। तो ये भी जरूरी नहीं है भैया कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो तो आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़े ही बढ़े। मशीन से आउटपुट बढ़ा सकते हैं हम। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड बच गया। अब ये बात इंपॉर्टेंट है कि नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज होगी या नहीं। यदि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज होगा या नहीं। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में किस बात का डिफरेंस क्या है। नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी हम क्या देखते हैं, रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी प्लस माइनस इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, तो रियल नॉमिनल जीडीपी को जब हम इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करते हैं तब वो रियल जीडीपी बनती है। अब आप बोल रहे हो रियल जीडीपी इंक्रीज हो रही है, तो रियल जीडीपी क्या है, इंक्रीज हो रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है तो रियल जीडीपी इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें नॉमिनल जीडीपी घट जाए और इन्फ्लेशन उससे ज्यादा बढ़ जाए, यानी कि ये 2 से घट जाए, नॉमिनल जीडीपी 2 से घट जाए और इन्फ्लेशन 5 से बढ़ जाए, तब भी क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो ही जाएगा, रियल जीडीपी तो बढ़ ही जाएगा। तो ये विल इंक्रीज तो नहीं आएगा, तो ये भी नहीं आएगा। तो ए फॉर आगरा पहली बात ही सही होगी, ए फॉर आगरा इसका आंसर है फिफ्थ का। तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तब हम श्योरली कह सकते हैं कि रियल जीडीपी विल इंक्रीज। तो ये एक्सप्लेनेशन इसमें दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हो, बाकी मैंने समझा दिया है, वो उतना ही जाना है। देन सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन बताइए आप। यदि इफ ए कंट्री इज एक्सपीरियंसिंग रिसेशन देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट ट्रू। रिसेशन हो रहा है तो इसमें से कौन सा ट्रू है, सोचिए, अटेम्प्ट कीजिए। तो रिसेशन हो रहा है तो क्या होगा,
रिसेशन क्या होता है? जब रियल जीडीपी क्या होता है? डिक्लाइन होता है। रिसेशन में क्या होता है? रियल जीडीपी डिक्लाइन होता है, या फिर रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रियल जीडीपी क्या है? वो नेगेटिव में चला जाए, तब वो रिसेशन हो जाएगा। और आपको एक पता होना चाहिए कि टेक्निकल रिसेशन क्या होता है। जब 2 क्वार्टर ऑफ इकोनॉमी में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ रेट हो तो वो उसको हम टेक्निकल रिसेशन बोलते हैं। तो इंडिया अभी टेक्निकल रिसेशन में गया था कुछ दिन पहले, कुछ पिछले साल में ही। तो ये आपको इस संदर्भ में ये क्वेश्चन दिया गया है। तो डिक्रीज इन द रियल जीडीपी होगा, देयर विल बी डिक्रीज ए फॉर आंसर, इसका ए करेक्ट है। रिसेशन का मतलब क्या होता है? रियल जीडीपी डिक्रीज और चेंज इन रियल जीडीपी इज नेगेटिव देन इट इज केस ऑफ रिसेशन। नॉमिनल जीडीपी हमने देखा था, रिसेशन में नॉमिनल जीडीपी में इंक्रीज, वही फॉर्मूला इसमें लगाना है। नॉमिनल जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन कर दोगे, वो क्या आ जाएगी? रियल जीडीपी उसको साथ इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करेंगे तो इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ेगा, तो नॉमिनल जीडीपी से ज्यादा बढ़ गया, ज्यादा डिक्रीज हुआ तो ये क्या हो जाएगा? नॉमिनल जीडीपी डिक्रीज हो जाएगी। तो 6 का आंसर ए फॉर आगरा है। ए फॉर आगरा ये मस्ट ट्रू है, बाकी मस्ट ट्रू नहीं होंगे। 7th क्वेश्चन बताया गया इकोनॉमिक आउटपुट डिक्लाइन इन फाइनेंशियल ईयर 2020-21, देन विथ दिस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अटेम्प्ट कीजिए, पॉज कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के अंदर जो जीडीपी हुई थी, यानी कि ये क्वेश्चन है लॉकडाउन से रिलेटेड है। लॉकडाउन, हमने लॉकडाउन लगा दिया, हमारी गवर्नमेंट ने लॉकडाउन अनाउंस कर दिया, उसके बाद में फैक्ट्रीज बंद हो गई तो आउटपुट डिक्लाइन हो गया। आउटपुट और जीडीपी क्या हुई? डिक्लाइन हुई। तो ये जो इसका जो बेस इफेक्ट है, उसका इफेक्ट, बेस इफेक्ट का मतलब है कि जो बेस ईयर जिसपे हम कैलकुलेट करते हैं, हमारी जीडीपी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कैलकुलेट की जाती है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कैलकुलेट की जाती है। यदि हमारा पिछले साल का, जैसे कि 2021 का 20-21 का जीडीपी कम है, तो 2021-22 वाली है, 21-22 वाली वो जीडीपी पे बेस इफेक्ट का असर पड़ेगा। 2020-21, 2019-20 था, वो तो नॉर्मल ईयर था, तो उसका बेस इफेक्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे केवल एक्चुअल डिक्रीज इन आउटपुट हुआ था क्योंकि फैक्ट्री बंद हो गई थी। सो इकोनॉमिक आउटपुट डिक्लाइन इन फरवरी 2021-22 बिकॉज ऑफ एक्चुअल डिक्रीज इन आउटपुट ड्यू टू लॉकडाउन। सो एक असर नहीं हुए, नेक्स्ट ईयर इसके बाद वाला हुआ, उस पर एक असर है, बेस इफेक्ट का असर है। इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। 7th, बिकॉज ऑफ द कोविड-19 लॉकडाउन्स, तो ये माइनस में चली गई थी 2021-22 के अंदर, -6.6 थी। तो दिस इज नॉट द बेस्ट इफेक्ट। बेस्ट इफेक्ट विल कम इनटू 2021-22। ये आप इसके पढ़ लो, या बाकी मैंने समझा दिया है, आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री इज इक्वल टू विच ऑफ द फ्लोइंग। इसमें से आपको बताना है कि नेशनल इनकम किसके बराबर होती है। अटेम्प्ट कीजिए प्लीज। नेशनल इनकम होती है वो एनएनपी के बराबर होती है, एनएनपी एट मार्केट प्राइस। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री। तो इसमें आंसर है बी फॉर बॉम्बे, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू द नेट नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री। ये इंफॉर्मेशन है, आपको याद रखनी है। मार्केट प्राइस है ये जरूर याद होना चाहिए। तो नेशनल इनकम और नेट नेशनल इनकम दोनों एक ही होती है। तो नेशनल इनकम इज इक्वल टू द नेट नेशनल इनकम, दैट इज इक्वल टू द नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एनएनपी। ग्रोस नेशनल इनकम है वो क्या है? वो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट के बराबर है, जीएनपी के बराबर है। और एनएनपी के बराबर क्या है? नेट नेशनल इनकम, दैट इज इक्वल टू नेशनल इनकम। नेट वाली को ही हम नेशनल इनकम मानते हैं। और नेट कैसे निकालते हैं? नेट निकालने के लिए हम डेप्रिसिएशन का यूज करते हैं।
डेप्रिसिएशन क्या होता है? वियर एंड टीयर इन ए ईयर। वियर एंड टीयर किसमें? मशीन्स के अंदर जो वियर एंड टीयर हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो वियर एंड टीयर हो रहा है एक साल के अंदर, वो डेप्रिसिएशन होता है। सो एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। 2015 के बाद में हम क्या है, एनएसओ कैलकुलेट करता है ये सब कुछ। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो पहले सीएसओ नाम था उसको अभी बदल के एनएसओ कर दिया गया है। तो 2015 में जीडीपी का चेंज किया गया था मेथड, तो उससे हम मार्केट प्राइस वाला यूज करते हैं जीडीपी। पहले फैक्टर कॉस्ट यूज किया जाता था, अभी क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू नेशनल इनकम। 9th क्वेश्चन, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग ग्रोस नेशनल इनकम जीएनआई। ग्रोस नेशनल इनकम इज इक्वल टू, अभी हमने क्या देखा था कि जीएनपी के बराबर होता है ये, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू ग्रोस नेशनल इनकम। सो ग्रोस नेशनल इनकम इज द इनकम अर्न्ड बाय द कंट्रीज रेजिडेंट। दिस इज, सोचिए इस क्वेश्चन के बारे में आप। सोच लिए, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। इट इज इनकम अर्न बाय कंट्रीज रेजिडेंट। ग्रोस नेशनल इनकम है वो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट के बराबर है। और ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट के अंदर हम क्या निकालते हैं? इंडियन के जो रेजिडेंट हैं, इंडियन रेजिडेंट जो कहीं पे भी रह रहे हैं, जो कहीं पे भी रह रहे हैं, उनके द्वारा जो इनकम अर्न की गई है वो हमारा जीएनपी का हिस्सा होता है। जीडीपी में हम डोमेस्टिक टेरिटरी यूज कर रहे थे, डोमेस्टिक टेरिटरी में चाहे वो फॉरेन हो या इंडियन हो, जबकि जीडीपी के जीएनपी के अंदर, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट के अंदर हम क्या देख रहे हैं, हमारा नेशनल है। नेशनल से कौन होता है? जो रेजिडेंट है। रेजिडेंट क्या होगा? कौन होगा? जो 6 महीने तक देश के अंदर आ रहा होगा, या फिर जो बंदा इंडियन एनआरआई जो 6 महीने बाहर, 6 महीने से ज्यादा बाहर नहीं रहा हो, उसको हम क्या मानते हैं? रेजिडेंट मानते हैं। सो जीएनपी में कौन काउंट करेगा? इनकम अर्न्ड बाय द कंट्रीज रेजिडेंट। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। इट इज इनकम अर्न्ड बाय द कंट्रीज रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट बोथ, ये रॉन्ग हो जाएगा। देन इट इज कैलकुलेटेड एट मार्केट प्राइस बाय एनएसओ, ये अगेन करेक्ट है। इट इज इक्वल टू जीडीपी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, नहीं, ये भी गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ए फॉर आगरा, 1 and 3rd। ये भी गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि जीडीपी में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड उसको हम काउंट करेंगे, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को नहीं। ये तो ट्रेड बैलेंस को दिखाता है, इसके अंदर नेट फैक्टर फ्रॉम इनकम अब्रॉड है, वो काउंट करते हैं। सो आगे देखते हैं सॉल्यूशन में कि जीएनआई ग्रोस नेशनल इनकम इज इक्वल टू अर्न्ड बाय द रेजिडेंट्स ओनली वेदर इन इंडिया और अब्रॉड। ठीक है, इफ एन इंडियन हैज गॉन अब्रॉड फॉर लेस देन 6 months देन ही विल बी स्टिल ट्रीटेड एज इंडियन रेजिडेंट ओनली। जीएनआई डज नॉट इंक्लूड द इनकम अर्न बाय द नॉन रेजिडेंट इंडियन के द्वारा है, वो उसको इंक्लूड नहीं की जाती है। एंड इट इज इक्वल टू द जीडीपी प्लस जीएनआई ग्रोस नेशनल इंडेक्स इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ग्रोस नेशनल इनकम इज इक्वल टू ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड वो ज़्यादा भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है, तो इसमें इसको नेट में लिखा जाता है। तो जीएनपी जीडीपी से ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, दोनों ही बात हो सकती है। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। देन अगला क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन है वो जीडीपी का हमने कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, उस मेथड को चेंज किया था, उससे रिलेटेड है। तो अटेम्प्ट कीजिए आप लोग इसको। तो स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है कि प्रोडक्ट टैक्सेस है और प्रोडक्शन टैक्सेस है, वो बोथ आर काउंटेड इन पार्ट ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन। ये बात सही है, ये करेक्ट है। प्रोडक्ट टैक्सेस एंड प्रोडक्शन टैक्सेस दोनों ही हम काउंट करते हैं। देन स्टेटमेंट सेकंड कहता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वलेंट टू नेट ऑफ एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। नेट ऑफ एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इज ट्रेड बैलेंस, ये तो ट्रेड बैलेंस है, ये थोड़ी है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड।
तो इसमें क्या है, नाम से देखो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का जो इनकम है वो अब्रोड से कितना आ रहा है, उसको हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड बोलते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है हमारे, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, ये इनकी जो इनकम है टोटल, उसको हम इसका हिस्सा मानते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो ये बात गलत है, स्टेटमेंट सेकंड इज गलत है, तो पहला पहला सही है। तो ए फॉर आगरा इसका आंसर है, 10th का ए फॉर आगरा। आंसर एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जीडीपी हम क्या करते हैं, अभी मार्केट प्राइस पे निकालते हैं। जीडीपी को निकालने के लिए हम क्या है, जीवीए एट बेसिक प्राइस यूज करते हैं, जीवीए एट बेसिक प्राइस यूज करते हैं। जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीडीपी जीवीए एट बेसिक प्राइस प्लस प्रोडक्ट टैक्सेस माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी। यानी कि कोई प्रोडक्ट बनाया मैंने, तो उस पर जो टैक्स लग रहा है, जैसे पेन बनाया तो उस पेन को बेचते टाइम कितना टैक्स लग रहा है वो प्रोडक्ट टैक्स हो जाएगा। और उस पर गवर्नमेंट मान ले उसको सब्सिडी भी दे रही है कि उसको गरीबों में बांट दो तो उसको इतने रुपए सब्सिडी देगी। जैसे सोलर पैनल पे कुछ को फार्मर्स को सब्सिडी मिलता है कुसुम स्कीम के अंदर, तो वो प्रोडक्ट सब्सिडी में काउंट होगा। फिर इसमें जीवीए एट बेसिक प्राइस, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीवीए एट बेसिक प्राइस प्लस प्रोडक्ट टैक्सेस माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी। फिर जीवीए एट बेसिक प्राइस कैसे निकालते हैं हम, इसको हम निकालते हैं जीवीए एट बेसिक प्राइस इज इक्वल टू जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडिड बाय ऑल द फैक्टर ऑफ इनकम्स। जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट यानी कि फैक्ट्री के गेट पे जो कॉस्ट है वो प्लस प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी। तो नेट प्रोडक्शन टैक्स बोल दूं मैं इसको, प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी। सो प्रोडक्शन के लिए जो टैक्स दिए क्या है, जैसे कि लैंड है, लैंड पे जो टैक्स लग रहा है, प्रोडक्शन के लिए जो हमें क्या चाहिए, फैक्ट्री को बनाने के लिए लैंड भी चाहिए, तो उस पर जो टैक्स लग रहा है वो प्रोडक्शन टैक्स हो जाएगा। और गवर्नमेंट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी दे रही है, वहां पे मान लो फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे रही है तो सब्सिडी दे रही है, तो वो प्रोडक्शन करने के लिए सब्सिडी दे रही है, तो उसको हम क्या काउंट करेंगे, प्रोडक्शन सब्सिडी काउंट करेंगे। सो ये दोनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए, इसका कोई सब्सिट्यूट नहीं है, याद करना पड़ेगा। और प्रोडक्शन टैक्स है वो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है कितना प्रोडक्शन होता है, ये गवर्नमेंट के द्वारा एक बार ली जाने वाली फीस है वही है। सो इररेस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट प्रोडक्शन टैक्स लगता है। सो नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड हम देख चुके हैं कि इट इज ए इनकम बाय फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम अब्रॉड। 10th क्वेश्चन हमारा हो गया है। 11th क्वेश्चन, वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ कंट्री इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर। सो ऑप्शन ए में दिया हुआ है पर कैपिटा नेशनल इनकम, बी में दिया हुआ है पर कैपिटा नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस, पहले वाले में कांस्टेंट प्राइसेस था, तीसरे में दिया हुआ है जीडीपी, देन जीडीपी अगेन एट करंट प्राइसेस एंड जीडीपी पर कैपिटा जीडीपी दिया हुआ है। सो वेलफेयर ऑफ पीपल, पीपल का बताना है, कंट्री का नहीं बताना है। कंट्री का देखते हैं तब तो हम जीडीपी देखते हैं, कंट्री का एज ए होल देखना होता तो हम जीडीपी देखते हैं। लोगों का देखना है तो क्या देखेंगे, इनकम देखेंगे पीपल का यानी कि रेजिडेंट का, तो इसमें क्या है, इनकम देखेंगे। तो अब ये दोनों तो हट गए मेरे, सी और डी तो इसका आंसर का हिस्सा नहीं होगा। अब ए और बी में से कौन सा हो सकता है, वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ कंट्री कौन सा दिखाएगा, करंट वाला दिखाएगा ना, करंट वाला पर कैपिटा में होना चाहिए, पर कैपिटा नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस, तो इसका आंसर क्या होगा, ए फॉर आगरा। मार्क इसको हम क्या है, फैक्टर जो कांस्टेंट प्राइस वाला है उसको मानते हैं कांस्टेंट प्राइस पे, क्योंकि ये तो करंट प्राइसेस पे है तो ये इन्फ्लेशन के साथ एडजस्टेड होता है। इसको सॉल्यूशन आगे देखते हैं इसका। द क्वेश्चन टॉक अबाउट द पीपल ऑफ द कंट्री, ये हमने देख लिया है, ठीक। सो इसमें हम नेशनल इनकम के बारे में बात करेंगे, नेशनल इनकम रेदर देन जस्ट दी नेशनल इनकम, पर कैपिटा नेशनल इनकम के बारे में बात करेंगे। तो इसमें हम जीएनपी और जीडीपी बताते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में। तो प्राइसेस के कारण इंक्रीज इन प्राइसेस कैन इंक्रीज द नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस, तो प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं अभी, जैसे हर चीज़ का प्राइसेस इंक्रीज हो रहा है, आलू का हो गया, प्याज का हो गया, सबका हो रहा है, लहसुन का हो रहा है, सबका, मिर्ची का। देन नेशनल इनकम पे प्राइसेस के कारण जो नेशनल इनकम मार्केट प्राइस में चेंज हो जाएगा, तो लेकिन लोगों का वेलफेयर तो चेंज नहीं होगा, लोगों का वेलफेयर तो इतना ही है। तो इसका आंसर ए फॉर आगरा है, यानी कि मार्केट प्राइस को नहीं है, इसको हम लोगों का वेलफेयर कांस्टेंट प्राइस वाला ही बेटर बताता है, इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट कर लेंगे तब। देन 12th क्वेश्चन, इसमें क्या है, देयर इज ए चाइनीज कंपनी डूइंग बिजनेस इन इंडिया, प्रॉफिट मेड बाय द कंपनी विल
जो प्रॉफिट है, कोई चाइनीज़ कंपनी इंडिया के अंदर प्रॉफिट कमा रही है, जैसे कि जोमी है, शियोमी है, तो वो इंडिया के अंदर प्रॉफिट कमा रही है, तो वो इसका पार्ट किसका हिस्सा होगी? तो वो बोल रहा है कि उसका जो प्रॉफिट है वो इंडिया की जीडीपी का हिस्सा होगी या नहीं? वो इंडिया की जीडीपी का हिस्सा होगी, हम देख चुके हैं पहले ही। चाइना की जीएनपी का हिस्सा होगी, यस, दोनों करेक्ट है, क्योंकि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट और ये दोनों का हिस्सा होगी। ग्रोस नेशनल में वो चाइनीज़ का है, चाइनीज़ बंदा है तो चाइनीज़ के नेशनल इनकम में, नेशनल प्रोडक्ट में ऐड होगा, और डोमेस्टिक है क्योंकि इंडिया में बना रही है, इसलिए इंडिया की जीडीपी का हिस्सा होगा। इसका आंसर सी फॉर कलकत्ता है। तो ये आप समझ चुके होंगे अब तक डेफिनेशन से सारी से। देन 13th क्वेश्चन क्या है, इनमें से आपको बताना है कि इन्वेस्टमेंट का पार्ट कौन है। विच ऑफ द फ्लोइंग कॉन्स्टिट्यूट इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी। आप अटेम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को, प्लीज अटेम्प्ट कीजिए, बहुत जरूरी है। तो पहला क्वेश्चन, इसमें पहला पॉइंट बोलता है कि इन्वेस्टमेंट किस में मानी जाएगी। इन्वेस्टमेंट मानी जाती है कैपिटल गुड्स में। इन्वेस्टमेंट किसी को माना जाता है, जब इन्वेस्टमेंट होता है कैपिटल गुड्स में, उसी को इन्वेस्टमेंट माना जाता है। कंज्यूमर गुड्स को इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाता है। सो प्रोडक्शन ऑफ कंजप्शन गुड्स इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाएगा। प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स इन्वेस्टमेंट माना जाता है, सेकंड इसका आंसर है। देन प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज भी नहीं माना जाता है, इन्वेस्टमेंट का हिस्सा नहीं है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर, ये तो इसमें से क्या है, ओनरशिप चेंज होती है शेयर में केवल एक से दूसरे के बीच में, तो उसमें भी ये इन्वेस्टमेंट का हिस्सा नहीं है। इन्वेस्टमेंट हम किसको मानते हैं, कैपिटल गुड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उसी को हम प्रोडक्शन कर रहे हो, तो आपको कैपिटल गुड्स का ही प्रोडक्शन है वो इन्वेस्टमेंट माना जाता है। तो इसका आंसर है बी फॉर बॉम्बे, टू ओनली। कंज्यूमर गुड्स नहीं माना जाता है, इसमें ये दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन, आप पढ़ सकते हो। वैल्यू ऑफ द कैपिटल गुड प्रोड्यूस्ड, वैल्यू ऑफ द कैपिटल गुड प्रोड्यूस्ड इज डिफाइंड एज इन्वेस्टमेंट। प्रोडक्शन ऑफ द कंजम्पशन गुड्स इन सर्विसेज इज नॉट इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट का हिस्सा नहीं है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेलर, यदि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज नॉट इन्वेस्टमेंट, ओनली ऑनरशिप चेंज हुआ है, ग्राउंड पर उसमें कुछ नहीं होता है, केवल कागज चेंज होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14th। अगेन ये किससे रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट से ही रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट से ही। कैपिटल गुड्स, इन्वेस्टमेंट हमने क्या देखा, कैपिटल गुड में जो इन्वेस्टमेंट है वही क्या है, इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स इज इन्वेस्टमेंट। वैल्यू, देन फर्स्ट स्टेटमेंट ये कहता है 14 का, इंपोर्टेड कैपिटल इक्विपमेंट आर पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन इंडियन इकोनॉमी। तो जो कैपिटल गुड्स हैं वो हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं, इंपोर्ट करेंगे तो भी वो इन्वेस्टमेंट माना जाएगा, और हम एक्सपोर्ट करेंगे तब नहीं माना जाएगा। एक्सपोर्ट करेंगे तो नहीं माना जाएगा। इंपोर्ट करके इंडिया की इकोनॉमी में ही, जैसे हम कोई बाहर से मशीन मंगवा रहे हैं और उससे हम और प्रोडक्ट बना रहे हैं इंडिया के अंदर, तो वो क्या है, प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, तो वो हमारी जीडीपी का हिस्सा बनाएगा, जीडीपी बढ़ाने में मदद करेगा। तो इंपोर्टेड कैपिटल गुड्स आर पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडियन इकोनॉमी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, कैपिटल गुड एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया आर नॉट पार्ट ऑफ इंडियाज इन्वेस्टमेंट, ये भी बात सही है, दोनों सही है। इसका आंसर है सी फॉर कलकत्ता। इंपोर्टेड कैपिटल गुड्स है, इक्विपमेंट है, वो इंडिया की इन्वेस्टमेंट का हिस्सा बनेगा, और एक्सपोर्ट कर देंगे वो नहीं बनेगा। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। 14th का देखेंगे तो 14 हमने देख लिया, 15th देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट कुड बी ट्रू फॉर हाई सेविंग इकोनॉमी, के लिए कौन सा इसमें सही हो सकता है, हाई सेविंग इकोनॉमी। आप अटेम्प्ट कीजिए प्लीज, बहुत जरूरी है अटेम्प्ट करना, वरना क्वेश्चन देखने का कोई फायदा नहीं है, आपको पता नहीं चलेगा क्या गलती हो रही है। हाई सेविंग इकोनॉमी के लिए कौन सा ट्रू है। देखो हम जानते हैं कि सेविंग ज्यादा होगी, सेविंग बढ़ेगा तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों भी बढ़ेगी, ये बढ़ेगा तो फिर सेविंग बढ़ेगी, सेविंग बढ़ेगा तो कंजम्पशन क्या है, ये कम होगा, कंजम्पशन कॉस्ट है वो कम होगी हमारी, तभी तो सेविंग बढ़ेगी।
कंजम्पशन कम होगा तभी तो सेविंग बढ़ेगी। तो हायर इन्वेस्टमेंट, इसे देखा कि हमने सेविंग बढ़ी तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, सही बात है। हायर कंजम्पशन, ये गलत बात है, तो कंजम्पशन कम होगा तभी तो सेविंग बढ़ेगी। हायर एक्सपोर्ट, कुड भी, हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि कंजम्पशन कम कर रहे हैं। कंजम्पशन कर रहे हैं, हम क्या है, कंजम्पशन कम कर रहे हैं, सेविंग ज़्यादा कर रहे हैं, और जिससे इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट से बढ़ रहा है तो प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, और कंजम्पशन हमारा कम है, तो इसमें इसका मतलब है जो बच गए जो गुड्स, उसका क्या कर रहे हैं हम, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक्सपोर्ट क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 and 3, 1 and 3, बी फॉर बॉम्बे। ये हमने देख लिया। 16 क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग आर पार्ट ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का हिस्सा है। आप अटेम्प्ट कीजिए प्लीज। फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का इनमें से आपको बताना है हिस्सा है। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसी से रिलेटेड ये कंसेप्ट है। तो ये मशीनरी एंड इक्विपमेंट हम फिक्स्ड कैपिटल का हिस्सा होगी क्या, मशीनरी एंड इक्विपमेंट लॉजिकली मारे तो ये होगी फिक्स्ड कैपिटल का। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग तो फिक्स रहेगा तो भी ये हिस्सा हो जाएगी, और आईपीआर हमें मिल गया तो ये भी क्या है, हिस्सा हो जाएगी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, तो कैपिटल तो बन रही है, फिक्स्ड बन रही है, इसी के पास आईपीआर आ रहा है, तो यानी कि उसको यूज करके वो ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहा है, इनोवेशन को बढ़ावा दे रहा है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, पार्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है। ऑल ऑफ द अबव आंसर है इसका, डी फॉर दिल्ली। सो इसको देखते हैं हम। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस वैल्यूएबल मेटल्स प्लस चेंज इन स्टॉक और इन्वेंट्री। सो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस वैल्यूएबल मेटल प्लस चेंज इन स्टॉक और इन्वेंट्री। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, रट लो इस फॉर्मूले को, कभी पूछ सकती है यूपीएससी, पूछ रही है, ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं 2-3 साल से, 3 साल से आ रहे हैं अच्छे वाले क्वेश्चंस, बेसिक्स वाले। तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में क्या हो जाएगा, मशीनरी है, इक्विपमेंट है, बिल्डिंग्स है, कल्टिवेटेड बायोलॉजिकल रिसोर्स है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, वो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट है। तो इसमें दिया हुआ है मशीनरी है, देन इक्विपमेंट है, बिल्डिंग्स है, कल्टिवेटेड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, ये सारा इसका हिस्सा हो जाएगा। कल्टिवेटेड बायोलॉजिकल रिसोर्स में क्या हो सकता है, इसमें क्रॉप भी हो सकती है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, ये सारा जिसके हम जैसे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं जैसे कि कॉटन है, वो सारा इसका है कल्टिवेटेड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का एग्जांपल है। देन ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन को ही हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। देन 17 क्वेश्चन है, आप पढ़िए, अटेम्प्ट कीजिए प्लीज। डिस्पाइट बीइंग ए हाई सेविंग इकोनॉमी, कैपिटल फॉर्मेशन मे नॉट रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन आउटपुट ड्यू टू। यदि आपकी सेविंग ज़्यादा है तब भी, ये बोल रहा है कि सेविंग ज़्यादा है तब भी क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन मे नॉट रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन आउटपुट, यानी कि आपका आउटपुट इंक्रीज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये बताना है। इससे पहले एक और कंसेप्ट डाल लीजिए कि ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर चुके होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर पहले क्या है, वो डी फॉर दिल्ली है, हाई कैपिटल आंसर, इसका आंसर है डी फॉर दिल्ली, हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो। आंसर डी फॉर दिल्ली है, हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो के कारण वो होगी, ठीक है। तो अब इस कंसेप्ट को समझते हैं, कैपिटल आउटपुट रेशियो वाले को, ये क्या चीज है। कैपिटल आउटपुट रेशियो है वो कैपिटल आउटपुट रेशियो, यही है ना। सो इसको हम समझने के लिए पहले समझते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए यदि हम कह रहे हैं कि 2 टन्स ऑफ फूड ग्रेन्स चाहिए, 1 एकड़ में यदि 2 टन फूड ग्रेन्स होते हैं, सो प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड कितनी हो जाएगी उसमें, आउटपुट अपॉन में इनपुट, प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी क्या होता है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, इट इज द प्रोडक्टिविटी। सो 2 टन फूड ग्रेन प्रोड्यूस होता है 1
एकड़ में, तो उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी हो जाएगी, 2 टन पर एकड़ प्रोडक्टिविटी। लेबर उसके लिए 2 टन प्रोड्यूस करवाने के लिए 5 लेबर की जरूरत पड़ती है मेरे को 1 एकड़ में, तो उसका आउटपुट पर लेबर कितना हो जाएगा, 2 टन डिवाइडेड बाय 5 लेबर इज इक्वल टू 0.4 टन, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर निकालते हैं तो कितना आ जाएगी, चेंज इन आउटपुट अपॉन में चेंज इन लेबर। चेंज इन आउटपुट कितना हुआ है, 1 लेबर बढ़ाई है मैंने, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर यानी कि 1 लेबर बढ़ा दी तो उसका कितना है, कितना आउटपुट चेंज हुआ, 1 लेबर 1 एक्स्ट्रा लेबर ऐड कर दी तो मैंने आउटपुट प्रोडक्शन कितना इंक्रीज हो गया, 0.2 टन से इंक्रीज हो गया। सो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज चेंज इन आउटपुट अपॉन में चेंज इन लेबर। तो कैपिटल अपॉन में आउटपुट रेशियो हमने क्या देखा कि ये इनवर्स है, इनवर्स ऑफ प्रोडक्टिविटी दैट इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन में इनपुट। कैपिटल इज, कैपिटल क्या है, कैपिटल हमारी है इनपुट, कैपिटल इज इनपुट एंड आउटपुट इज जीडीपी। सो प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इनपुट अपॉन में आउटपुट दैट इज इक्वल टू कैपिटल डिवाइडेड बाय आउटपुट इज जीडीपी। कैपिटल आउटपुट का रेशियो हो जाएगा वो इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। आउटपुट अपॉन में प्रोडक्टिविटी क्या होती है, ये आउटपुट अपॉन में इनपुट होती है, यानी कि जीडीपी डिवाइडेड बाय कैपिटल दैट इज इक्वल टू इनपुट। तो कैपिटल अपॉन में आउटपुट इज इनवर्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, ये होता है इनवर्स 1 बाय अपॉन में प्रोडक्टिविटी। सो कैपिटल पर यूनिट आउटपुट ये जितना कम होगा उतना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगा, जितना कम कैपिटल अपॉन में आउटपुट होगा उतना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगा। तो इकोनॉमी हैज़ हायर सेविंग, देखो इनवर्स ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इज कैपिटल आउटपुट रेशियो। प्रोडक्टिविटी जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा इकोनॉमी के लिए होगा, और उसका इनवर्स है यानी कि कैपिटल अपॉन में आउटपुट रेशियो जितना कम होगा उतना इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा। इसका मतलब है कि मैं कह रहा हूं कि 1 यूनिट, देखो इसको हम ऐसे समझते हैं, पहले हम 5 पेन प्रोड्यूस कर रहे थे 12 रुपए के लिए, चलो इसको छोड़ते हैं, ठीक है। इकोनॉमी हैज हायर सेविंग देन हायर कैपिटल फॉर्मेशन हैपन्स, और इसमें कैपिटल अपॉन में आउटपुट रेशियो है वो इस पे इन फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, जैसे वीक एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी है, हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो पे भी डिपेंड करेगा। तो ये सारे इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है ICOR के अंदर इंक्लूड, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो। डिस्पाइट बीइंग ए सेविंग इकोनॉमी कैपिटल फॉर्मेशन may not result in significant increase because of the हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो के कारण ये ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। ये सारी बातें उसमें इंक्लूड होती है। वीक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है वो इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है इस कंसेप्ट के अंदर। तो ये कंसेप्ट हम देख चुके हैं, इसके द्वारा स्लाइड रोक के आप इसको पढ़ लीजिए एक बार और। तो ये आसान सा भाषा में दिया हुआ है, समझ आ जाएगा, वैसे मैंने समझा दिया है। देन अगला जो कंसेप्ट है वो इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो से है। 18th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। तो इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है, हमने अभी देखा कैपिटल पर यूनिट आउटपुट इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ, ये क्या है, प्रोडक्टिविटी का इनवर्स है, ये इनवर्स है ऑफ प्रोडक्टिविटी। और इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है, इट इज एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। ये ICOR होता है कि एडिशनल प्रोडक्ट, एक एडिशनल प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको कितना कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल हम पहले 5 पेन प्रोड्यूस कर रहे थे, उसके लिए 10 रुपये लग रहे थे, 5 पेन के लिए मेरे को 10 रुपये देने पड़ रहे थे, ठीक है, 10 रुपये लग रहे थे। अभी मैं कह रहा हूं कि 6 पेन यानी कि 1 पेन एक्स्ट्रा कर दूं मैं प्रोड्यूस, 1 पेन एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर दूं तो उसके लिए मेरे को लग रहे मान लीजिए 12 रुपये लगे। तो इसमें जो 2 रुपये का गेप आया है, 1 पेन बढ़ाने के लिए जो 2 रुपये लगे हैं मेरे, वो क्या हैं, 2 रुपये इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो है मेरा, वो 2 रुपये मेरे इंक्रीमेंटल ICOR है। तो इट इज एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ द कैपिटल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। तो ये सेकंड इसमें सही है। और इससे हमें क्या पता चलता है कि
इससे ज़्यादा कैसे एफिशिएंसी के बारे में पता चलता है। इसमें कम कैपिटल चाहिए होगी, यानी कि 5 से 6 कर दूं, मैं 5 से 6 पेन बना रहा हूं तो उसमें थोड़ा सा मैं पैसे ऐड करूं तो मेरी एफिशिएंसी के बारे में पता चलेगा। यदि बहुत ज़्यादा ऐड करना पड़े तो कम एफिशिएंट है, कम ऐड करना पड़े तो ज़्यादा एफिशिएंट है। तो हाउ एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, न्यू कैपिटल है, उससे हम डिटरमाइन करते हैं ICOR से। फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है, यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है। सो फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है। इट इज एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस फ्रॉम वन एडिशनल, तो यानी कि एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट क्या है, पेन है। ये पेन तो नहीं है, लेकिन ये क्या था, ICOR क्या था, 2 रुपये था, पेन नहीं था, रुपये था, तो ये तो गलत हो गया मेरा, ठीक। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कैपिटल टू दी चेंज इन आउटपुट, यानी कि चेंज इन कैपिटल कितना था, 2 रुपये था, आउटपुट कितना इंक्रीज हुआ, 1 रुपये, तो ये क्या था, 2 रुपये था, तो ये सेम चीज है, तो फोर्थ भी सेम है। तो रेशियो ऑफ द चेंज इन कैपिटल टू चेंज इन आउटपुट, तो ये ICOR है वो इज इक्वल टू डेल्टा चेंज इन कैपिटल, यानी कि डिवाइडेड बाय डेल्टा आउटपुट। डेल्टा आउटपुट में इस स्टेटमेंट कह रहा हूँ 1 एडिशनल यूनिट है, तो इसमें 1 से ही डिवाइड कर रहा हूँ ना, डेल्टा आउटपुट तो कितना मार रहा हूँ, 1 मार रहा हूँ, तो उसके लिए उस हिसाब से हम कितना है उसको पैसों में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 4। आंसर C फॉर कलकत्ता है। सो ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, बाकी एक्सप्लेनेशन बढ़ा दिया है, वो क्वेश्चन भी याद रख सकते हो, सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो इज इक्वल टू चेंज इन कैपिटल डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। इस रिप्रेजेंट हाउ मच एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। आसान भाषा में फॉर्मूला से याद रख लो, चेंज इन कैपिटल अपन में चेंज इन आउटपुट। चेंज इन आउटपुट आपको 1 कराना है तो कितना हो, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक। 19th क्वेश्चन, कैपिटल फॉर्मेशन इन ए कंट्री विल लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, उससे क्या होगा, फॉर्मेशन से विल लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अटेम्प्ट कीजिए प्लीज, आप अपने से अटेम्प्ट कीजिए। होप कि आपने अटेम्प्ट कर लिया है, अब देखते हैं। सो यदि कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि कैपिटल कैसे बनता है, कैपिटल फॉर्मेशन मतलब कैपिटल गुड्स बन रहे हैं, कैपिटल गुड्स बन रहे हैं, यानी कि मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं कैपिटल गुड्स। कैपिटल फॉर्मेशन तो तभी होगा तभी जब कैपिटल गुड्स बनेंगे। तो कैपिटल गुड्स बना रहे हैं हम, तो यानी कि हमारा इन्वेस्टमेंट करके इनकम भी बढ़ रहा होगा, यानी कि फिर हमारा GDP भी बढ़ रहा होगा, तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो ही रहा होगा, कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है तब। तो थर्ड तो करेक्ट है इसमें, तो ये थर्ड तो इन तीनों में दिया हुआ है, तो ये से भी करेक्ट है, ठीक है। फिर इसमें ये ICOR के बारे में पता चल रहा है या नहीं, ये जरूरी नहीं है भैया, ये दोनों इन दोनों के बारे में थोड़ी बता रहा है। ICOR हमने क्या देखा, ICOR तो कितना था, जैसे कि 5 पेन बनाने के लिए कितने रुपए लग रहे थे, 10 रुपए लग रहे थे, ठीक है। तो अब मैं 5 से 6 पेन बनाऊं, 5 से 6 पेन कर दूं, तो उसमें कितने रुपए, 11 रुपए लग रहे हैं मेरा। तो यहाँ पे क्या है, 1 रुपया क्या है, 1 रुपया क्या है, ICOR है, ठीक। अब 5 से फिर मैं 6 पेन बनाऊं तो मेरे कितना, दूसरा भी देखे तो 5 से 6 बना रहा हूं तो मेरे को मान ले 15 रुपए देने पड़ रहे हैं, तब भी क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन तो हो ही रहा है। 5 से 6 पेन बना दूं तब भी तो कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, 15 के लिए भी हो रहा है और 11 के लिए भी हो रहा है, दोनों के लिए हो रहा है। तो इंक्रीमेंटल आउटपुट रेशियो के बारे में यहां से कोई बारे में पता नहीं चल रहा है, तो ये दोनों इसके बारे में नहीं पता चल रहा है, केवल डी के बारे में पता, सी के बारे में पता चल रहा है। आंसर C फॉर कलकत्ता इसका। इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में ही हम बता सकते हैं, ICOR के बारे में नहीं बता सकते कैपिटल फॉर्मेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन का हमने अभी देखा कि 19th में प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स, ये सारा इसमें जो बातें हैं वो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। 20th क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कैपिटल आउटपुट रेशियो डिपेंड अपॉन गवर्नेंस, क्वालिटी एंड लेबर एंड टेक्नोलॉजी। यानी कि ये बोल रहा है इन्वेस्ट, हम क्या जानते हैं, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या होता है, आउटपुट अपॉन में इनपुट, आउटपुट अपॉन में इनपुट। उसी का उल्टा हमने देखा था कि कैपिटल आउटपुट रेशियो होता है। तो ये प्रोडक्टिविटी हम जानते हैं किस पे डिपेंड करेगा, गवर्नेंस पे डिपेंड करेगा, प्रोडक्टिविटी क्वालिटी पे डिपेंड करेगा, लेबर पे डिपेंड करेगा, टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करेगा। तो पहला स्टेटमेंट हम कह सकते हैं करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है।
दूसरा कहता है इकोनॉमिक आउटपुट इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन कैपिटल आउटपुट रेशियो। तो कैपिटल आउटपुट रेशियो हमने देखा था कि कम होगा उतना ही फायदा होगा, यानी कि प्रोडक्टिविटी जितना ज़्यादा होगा उतना फायदा होगा, और कैपिटल आउटपुट रेशियो इसका इन्वर्स है, तो ये जितना कम होगा उतना फायदा होगा। तो ये दोनों बात क्या है, सही है। इसका आंसर सी फॉर कलकत्ता है, सी फॉर कलकत्ता। तो कैपिटल आउटपुट रेशियो रिप्रेजेंट द इन्वर्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, ये सारा हम पढ़ चुके हैं, तो ये आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सको, बट एक्सप्लेनेशन हमने बता दिया है। तो धन्यवाद। अगले वीडियो के अंदर हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 4-5 दिन में हम सारे के सारे 550 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आप अटेम्प्ट कीजिए, कुछ दिन बाद इसको रिवाइज कीजिए, 7 दिन या फिर बिफोर एग्जाम एक बार जरूर रिवाइज करके जाएं। धन्यवाद, थैंक यू।